हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th का 5th चैप्टर बिजनेस स्टडीज का संगठन या ऑर्गेनाइजिंग। इसके मैं आज 2 टॉपिक्स लेकर आई हूँ। पहला टॉपिक है संगठन की प्रकृति या विशेषताएं या लक्षण, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम देखते हैं, पहला पॉइंट है कि संगठन की प्रकृति कैसी होती है। ये देखने के लिए हमको यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनके बारे में समझना जरूरी है। पहला है लक्ष्य का होना। प्रत्येक संगठन के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक है। लक्ष्य के ही अनुरूप संगठन की संरचना होना चाहिए। लक्ष्य की अस्पष्टता की स्थिति में संगठन प्रभावी नहीं हो सकता। यानी किसी भी संगठन को बनाने के पहले लक्ष्य तय कर लेना आवश्यक है कि किस लक्ष्य को लेकर संगठन बनाया जा रहा है और उसकी संरचना उसके लक्ष्य को देखते हुए की जानी चाहिए। यदि लक्ष्य ही अस्पष्ट होगा तो संगठन भी सफल नहीं हो पाएगा। फिर है व्यक्ति या समूह का होना। तो संगठन व्यक्तियों से बनता है, न कि पशु पक्षी प्राणियों से। यहाँ व्यक्ति आपस में कार्यों का विभाजन करके जिस भी प्रोजेक्ट का उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन बनाते हैं, इकट्ठा होते हैं और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। ये व्यक्तियों का समूह होता है, न कि एक व्यक्ति का। एक व्यक्ति को संगठन नहीं कहा जाएगा। जब व्यक्तियों का समूह होगा तब संगठन कहा जाएगा। फिर है नेतृत्व एवं निर्देशन। अब प्रत्येक संगठन में एक नेतृत्वकर्ता का यानी नेता का होना आवश्यक है। नेतृत्वकर्ता संगठन के उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को निर्देशित करने का कार्य करता है। उसी के निर्देशन पर जो नेतृत्व करेगा वही निर्देशन देगा और उसी के निर्देशन पर पूरा संगठन कार्य करेगा, तभी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। फिर ये सार्वभौमिक प्रक्रिया। संगठन जो है उसमें सार्वभौमिकता का गुण होना चाहिए। व्यावसायिक हो संगठन या गैर व्यावसायिक संगठन हो, दोनों प्रकार के संगठनों के लिए सार्वभौमिकता होना आवश्यक है। फिर है गतिशील एवं परिवर्तनशील। संगठन कभी स्थिर नहीं, गतिशील होता है। समय समय पर संगठन में परिवर्तन भी होते रहते हैं। परिवर्तनशील होना चाहिए, स्थिर नहीं होता है। कोई भी संगठन किसी भी लक्ष्य को लेकर चल रहा हो तो परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तनशीलता का होना भी बहुत आवश्यक है। फिर है साधन साध्य। संगठन संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, साध्य नहीं है। संगठन के द्वारा संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, यानी ये उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है, जबकि लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। फिर है समन्वय। संगठन के द्वारा मानवीय और भौतिक संसाधनों में समन्वय करके संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जो भी संगठन के लोग हैं सब में जब समन्वय होगा तभी वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। फिर है अधिकारी एवं अधीनस्थ के संबंध। अब संगठन में विभिन्न प्रकार पर पदों पर कार्य करने वाले लोग हैं। कुछ अधिकारी होंगे तो कुछ सर्वोच्च अधिकारी होंगे तो कुछ एकदम उनके अधीनस्थ सबसे नीचे के पद पर काम करने वाले लोग भी होंगे। जब इन सब में अच्छा और व्यक्तिगत संबंध हो तभी ये ठीक से कार्य कर पाता है संगठन। अधिकारी यदि अपना अधिकारीपन दिखाने लगे तो यह नीचे के पद वाले लोग काम करेंगे कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए अधिकारी और उनके अधीनस्थ जो भी लोग हैं इनमें अच्छे संबंध होना चाहिए, तभी एक संगठन अच्छे से कार्य कर पाएगा। अब यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक है संगठन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहला है उत्पादन में मितव्ययता।
प्रत्येक संगठन जो भी किसी भी लक्ष्य को लेकर बनता है तो उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हमको मितव्ययता करना है, यानी न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम वस्तु बनाकर समाज को या उपभोक्ता को प्रदान करना है। तो सबसे पहला लक्ष्य होता है संगठन का कि जो भी उत्पादन किया जाए उसमें लागत कम लगे। दूसरा है समय तथा श्रम का सदुपयोग। संगठन का उद्देश्य है कि आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके समय और श्रम की बचत की जाए और श्रेष्ठतम वस्तु का उत्पादन किया जाए। ऐसा ना हो कि श्रम भी व्यय होता रहे और समय भी व्यय होता रहे लेकिन उत्पादन बहुत कम हो, तो लागत बढ़ जाएगी और वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी। इसलिए समय और श्रम का सदुपयोग करने से लागत भी कम होगी वस्तु की और बहुत कम रुपए में प्रत्येक उपभोक्ता को वस्तु प्राप्त हो सकेगी। फिर श्रम व पूंजी में मधुर संबंध। संगठन का उद्देश्य श्रम और पूंजी अर्थात श्रमिक और नियोक्ता, श्रमिक यानी श्रम करने वाले और पूंजी लगाने वाले यानी नियोक्ता। तो जब श्रमिक और नियोक्ता दोनों में मधुर संबंध होगा तभी कोई भी संगठन सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगा। यदि नियोक्ता अपशब्दों का प्रयोग करके या शोषण करके श्रमिकों से कार्य कराते हैं तो वह श्रमिक ज्यादा दिनों तक कार्य नहीं कर पाएंगे, जबकि यदि दोनों में मधुर संबंध होंगे तो श्रमिक हंसी खुशी से अच्छे से कार्य कर सकता है। फिर है सेवा भावना। संगठन का उद्देश्य समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना होना चाहिए। संगठन वस्तुएं उचित मूल्य एवं समय पर उपलब्ध करवाकर समाज की सेवा कर सकती है, यानी कम रुपए में वस्तुओं को उत्पन्न करना और लोगों को प्रोवाइड करना। ये यदि सेवा भावना से किया जाए यानी लागत कम और कम मूल्य पर वस्तुएं उपभोक्ताओं को मिलेंगी तो ये सेवा भावना के अंतर्गत आएगा। फिर है समन्वय। संगठन का उद्देश्य उपक्रम के सभी विभागों में आपसी समन्वय करना है। जब विभागों में आपसी समन्वय होगा यानी एक विभाग का काम खत्म होते ही दूसरा विभाग अपना काम शुरू कर देगा तो इससे समय और श्रम की भी बचत होगी और इसलिए विभागों में समन्वय होने से कम लागत पर अच्छी वस्तुओं का निर्माण हो सकेगा। फिर है लक्ष्य की प्राप्ति। उपक्रम या संस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति करना संगठन का मुख्य उद्देश्य है। लक्ष्य के बिना उपक्रम का महत्व ही नहीं रहता। तो आज हमने देखा चैप्टर 5 का संगठन या ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंतर्गत संगठन की प्रकृति, विशेषताएं, लक्षण और संगठन के उद्देश्य हमने आज यहाँ पर ये 2 टॉपिक समझे। इसी प्रकार सुश्री क्लासेस को आप सुनते रहिए और पढ़ाई को आसान बनाते रहिए। थैंक यू।